डिस्कस किया था। एम्पियर सर्किटल लॉ में we had discussed that closed path integral of b vector dot dl vector is equal to mu naught times the current enclosed inside that closed loop. Closed path integral of b vector dot dl vector is equal to mu naught times the current enclosed inside the closed loop. देखो बेटा, इसका प्रूफ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और इसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको दिखाया था कि वी कैन डिराइव इवन बायट-सैवर्ट्स लॉ यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ. यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ वी कैन इवन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द बायट-सैवर्ट लॉ. अब देखिए, इसकी दो आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिलिंड्रिकल सॉलिनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए एंडलेस सॉलिनॉइड दैट इज ए टोरॉइड. ये दो आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा अब इसकी. सो अब देखिए, सबसे पहले हम रूटीन मेथड, जो हमारा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का रूटीन मेथड है, उस मेथड से आई विल बी फाइंडिंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड ए सिलिंड्रिकल सॉलिनॉइड, और फिर उसको ही एक्सटेंड करूंगा मैं डिफरेंट केसेस में. एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग द how to solve the magnetic field inside a infinitely long solenoid using एम्पियर सर्किटल लॉ. ये फर्दर मैं डिस्कस करूंगा. अब आप देखिए बेटा, हमारे पास ये एक सोलेनॉइड है. नाउ देखिए, इसमें लेट अस से दिस इज ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L. बेटा, सोलेनॉइड क्या होता है? बेसिकली किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर अगर हम तार के टर्न्स बना दें तो दैट फॉर्म्स ए सिलिंड्रिकल सॉलिनॉइड. बेशक हवा में ही हो, हवा भी इंसुलेटर का काम करती है, तो ये भी एक सॉलिनॉइड का ही काम करेगा. इट इज इक्विवेलेंट टू ए सॉलिनॉइड. आम तौर से वी हैव सिलिंड्रिकल कोर्स जिनके ऊपर हम तार लपेट देते हैं, विच फॉर्म सिलिंड्रिकल सॉलिनॉइड्स. अब आप देखिए, ये बेटा इसकी लेंथ L है और इसके अंदर हमने करंट I भेज दिया और रेडियस ऑफ दिस सॉलिनॉइड इज लेट्स से R. ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ दिस सॉलिनॉइड इज लेट्स से R. I करंट एंटर्स एंड I करंट लीव्स दिस पर्टिकुलर सॉलिनॉइड. ठीक है बेटा, I करंट एंटर किया है और I करंट लीव कर रहा है इस सॉलिनॉइड को, और रेडियस इस सॉलिनॉइड का हम लोगों ने R माना है. नाउ दिस इज द एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड. This is the axis of the solenoid. Now at a point inside I wish to find at a point inside on the axis of the solenoid I wish to find the magnetic field intensity. Basically इसमें number of turns हैं, तो सबकी magnetic field क्या हो जाएगी? सम अप हो जाएगी. अब मैं इस सॉलिनॉइड को काट के आपके सामने दिखा रहा हूँ. अगर मैं इसकी कोर को बीचों बीच काट दूं तो ये सॉलिनॉइड कैसा दिखेगा हमें? सिलिंड्रिकल सॉलिनॉइड. आप देखिए बेटा, ये इस तरह से हमको दिखाई देता है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. ये इस पे ये वायर्स हैं. ठीक है बेटा, ये हमने कटी हुई वायर है तो इस तरह से हमें दिखती है. दिस इज द वायर दैट वी हैव कट, एंड ये वायर कटी हुई हमको इस तरह की नजर आती है. ठीक है बेटा, ये सर्कुलर टर्न्स इस पे घूमे हुए हैं और इस तरह की हमको वायर नजर आ रही है, और ये एक्सिस हो गया इसका सॉलिनॉइड का. दिस इज द एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड. अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमने ये सॉलिनॉइड को लेकर बीचों बीच काट दिया है तो अब कॉइल में करंट या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा. कॉइल में दोनों ही वेज में करंट हो सकता है, आइदर इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जब हम तार काट देते हैं, जब हम सॉलिनॉइड बीचों बीच काट देते हैं, तो हेयर द करंट में बी इनसाइड और हेयर इट में बी आउटसाइड. ठीक है बेटा, तो करंट में बी इन, ये है, दिस करंट इज लाइक दिस, इट इज मूविंग लाइक दिस. ठीक है बेटा, ऐसे चल रहा है. यहाँ पे अंदर एंटर करता हुआ दिखा रहा हूँ मैं क्रॉस से, और यहाँ पर डॉट है, तो यहाँ पे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है. अब आप देखिए बेटा, ये यहाँ पे अब ये डॉट क्रॉस है बेटा, यहाँ क्रॉस है और वहाँ डॉट है. अब इसमें
यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। इसमें एक बहुत स्मॉल पोर्शन काट लीजिए, अ वेरी स्मॉल पोर्शन, ठीक है। अब इस सोलेनोइड की लेंथ हम लोगों ने L ले रखी है और इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आई एम टेकिंग एज स्मॉल n, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n, number of turns per unit length is small n, and small n is number of turns per unit length। और बेटा ये हमने लेट्स से I करंट इज फ्लोइंग, सो हम लोग निकाल क्या रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, magnetic field intensity at an inside point of cylindrical solenoid, of cylindrical solenoid, ठीक है बेटे। ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो अब देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, n है, और इसका लेंथ l है। इसमें यहाँ इस पॉइंट P पर मैं फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहा हूँ। और बेटा देखिए ये अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूँ और यदि मैं ये वाला एंगल देखूँ, मैं यहाँ से इसको मैंने बढ़ा दिया, ज्वाइन करा दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर गिर दिया, और ये वाला एंगल यदि मैं देखूँ, दिस एंगल सपोज बी अल्फा एंड दिस एंगल इज सपोज बीटा, तो ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। और इसमें मैंने एक बहुत स्मॉल थिकनेस dx, ठीक है, dx लेंथ जो है वो कट कर रखी है। तो ये dx लेंथ की क्या होगी, टर्न हो गए, दिस इज dx लेंथ टर्न। और बेटा ये आपको पता है ये तो r है, दिस इज रेडियस, सो रेडियस ऑफ द सोलेनोइड वी आर नोइंग दैट इज r, ठीक है। अब देखिए बेटा ये एंगल सपोज कीजिए थीटा है, दिस एंगल इज जस्ट सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, ठीक है बेटा, ये थीटा एंगल है। और ये जो पॉइंट है ये x दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए ये रेडियस r है, ये x दूरी पर है। आप जरा ये ट्राइंगल देखिए मेरे साथ, जस्ट सी दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बेटे जो मैंने इसमें कटिंग की है। इस ट्राइंगल में यदि आप देखें तो बेटा यहाँ पे ये जो एंगल है दिस इज थीटा, ठीक है। तो ये थीटा एंगल पर ये पोर्शन हमने काटा है और वेरी स्मॉल थिकनेस dx। नाउ दिस पोर्शन बिहेव्स एज ए रिंग, और ये जो पॉइंट P हो गया ये इस रिंग के लिए कैसा हो गया, इट बिकम्स ए एक्सियल पॉइंट, इट बिकम्स ए एक्सियल पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिंग। नाउ अब देखिए बेटा दिस small field dB will be equal to mu naught over 4 pi, ये रिंग का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, इंटू 2 पाई एन आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 पाई एन आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है बेटा। ये रिंग के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ ए रिंग। तो ये हमारा इस समय रिंग का काम कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, स्मॉल n, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n इंटू dx, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, स्मॉल n, सो कैपिटल N क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ dx। इस dx लेंथ में इतने टर्न्स कंटेन हो गए। अब आप देखिए बेटा रेडियस है r। अच्छा एक और चीज देखिए, इस ट्राइंगल में यदि हम देखें जो हमने रेड से मार्क कर रखा है, जहां पे ये dx पोर्शन काट रखा है, ये इस ट्राइंगल में यदि आप देखें तो x बाई आर इज इक्वल टू व्हाट, tan theta, x by r is equal to tan theta, so x is equal to what, r times tan theta, so dx is equal to r secant square theta into d theta, dx is equal to what, r secant square theta into d theta।
अब आप देखिए बेटा ये dB कितना हो गया, नाउ हेयर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ठीक है बेटा, नाउ दिस विल बी, देखो इसकी जगह पे हम लोग क्या कर देंगे बेटा, इसकी कैपिटल एन की जगह पे लिख देंगे स्मॉल एन इंटू डी एक्स, यहाँ पे ये वाला सब्सटीट्यूशन, तो स्मॉल एन आ गया साथ में इंटू क्या हो गया डी एक्स। ठीक है बेटा, आप देखिए ये अगर आप देखें तो डी एक्स कितना है आर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे डी बी क्या हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई एन आई इंटू आर क्यूब इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई क्या चीज बेटे बाई, ना ये हो जाएगा आर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा बेटे आर क्यूब सीकेंड क्यूब थीटा। ठीक है बेटा, आर क्यूब सीकेंड क्यूब थीटा, तो ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है बेटे, अब देखिए ये बन जाएगा, इसको मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व करूंगा। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए तो ये आ जाएगा बेटा कितना, एक सीकेंड थीटा कैंसिल हो गया और ये सीकेंड थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंड थीटा इज कॉस थीटा, सो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है बेटा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू, क्योंकि ये कट गया 2 पाई से 4 पाई काट दिया हमने, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास में कितना म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये आया बेटे, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ एस इस पूरी सॉलिनॉइड के कारण, ये तो सिर्फ इस dx पोर्शन के कारण p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। आपको पता है सर्कुलर कॉइल के हमेशा इनर साइड पर मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है बेटा, और ये एक्सियल पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया था एक स्मॉल पोर्शन। अब आप देखिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, वी विल इंटीग्रेट, क्योंकि थीटा जो है वो वेरी कर रहा है कहाँ से, अल्फा टू बीटा। ठीक है बेटा, थीटा इज वेरिंग फ्रॉम अल्फा टू बीटा। अब आप देखिए इसको आप क्या करेंगे, यू विल इंटीग्रेट दिस, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट एन आई बाई 2 और cos theta into d theta, where theta is from minus alpha to plus beta, minus alpha to plus beta। अब बेटा ये तो सारा बाहर आ जाएगा, दिस विल बी म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रल, वो कितना हो जाता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कितना बेटा साइन थीटा from minus alpha to plus beta, from minus alpha to plus beta, so ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज साइन बीटा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा, तो साइन बीटा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा। ठीक है बेटे, अब ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू साइन ऑफ माइनस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा, सो दिस बिकम्स द इंटीग्रल। ठीक है बेटा, ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई। ठीक है, और ये एक फाइनाइट लेंथ के सॉलिनॉइड के लिए आई, तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू साइन बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा। अब इसके हम इसी एक्सप्रेशन के स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग स्पेशल केसेस अपॉन दिस एक्सप्रेशन। अब वो क्या है मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा बेटा। देखिए ये सबसे पहली बात, इफ द सोलेनोइड, इफ सोलेनोइड is of infinite length, a solenoid is of infinite length, यदि solenoid infinite length का है, अगर solenoid
इनफाइनाइट लेंथ का है, तो आप देखिए बेटा इस केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90। साइन 90 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो इनसाइड पॉइंट पर सॉलिनॉइड के, इनफाइनाइट सॉलिनॉइड के लिए जो फील्ड इंटेंसिटी हो गई वो हो गई बेटा म्यू नॉट एन इंटू आई, that is equal to mu naught n into I. So field intensity inside the at a inside point of the solenoid is mu naught into n into I. अब आप देखिए अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो, that is case 2, if the point P lies near to one end of the cylindrical solenoid। अब देखिए बेटा अगर हमारे यहाँ पे ये पॉइंट P मिडल में था, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिनॉइड थी, तो अल्फा और बीटा किसको अप्रोच करके 90 को। और अगर पॉइंट P एक एंड के करीब है, यानी सपोज इधर है, और उस केस में क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पर, वो देख सकते हैं आप। कैसे बेटा, देखिए इस पॉइंट P को यदि मैं इधर ले आऊं तो आप इनफाइनाइटली लॉन्ग यदि सॉलिनॉइड हो तो एक एंगल तो हो जाएगा 90 का और दूसरा एंगल 0 का टर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन इसके ऊपर ही सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू 90 एंड बीटा इज इक्वल टू 0 इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर वो हो गया तो ये एक्सप्रेशन अगर आप साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा देखें तो साइन अल्फा डालेंगे तो साइन 90 आ जाएगा, और साइन बीटा यानी साइन 0 तो दैट इज 0। तो साइन 90 इज 1, तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सॉलिनॉइड becomes mu naught ni by 2. So magnetic field at the end near to one end of the solenoid becomes mu naught ni by 2. Is it okay बेटे? तो ये एक स्पेशल केस हमने डिस्कस किया। अब आप देखिए दो केसेस मैंने आपके सामने डिस्कस किए, एक और सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट इज अनदर केस। If the point P, case 3, if the point P lies on the center of the axis of a solenoid of finite length, तो इस सिचुएशन में अगर पॉइंट P लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ, अगर ये वाली सिचुएशन हो तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो देखिए क्यों, क्योंकि पॉइंट P अगर मिडल में आ गया बिल्कुल ठीक है बेटा, एक्सिस के सेंटर पर लाई कर रहा है, यानी सोलेनॉइड के जो एक्सिस है उसके सेंटर पर यदि लाई कर रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो अब आप देखिए बेटा उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, दैट इज ऑल्सो अगेन अल्फा। So sin of alpha plus sin of alpha, this is 2 sin alpha, this is 2 sin alpha, 2 and 2 cancel out, so this is equal to mu naught ni into sin of alpha. This is magnetic field intensity at the center of the solenoid, ठीक है बेटा, at a point lying on the axis and at the center of the solenoid. So ये हो गई magnetic field intensity इन situations में। अब देखिए बेटा मैं यही जो हमने आर्टिकल सिलिंड्रिकल सोलेनॉइड का किया, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन सॉल्व द सेम आर्टिकल विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ विद इन नो टाइम। बहुत आसान है बेटा, अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ इसमें लगाएं, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड और इनसाइड पॉइंट पे वी वांट टू फाइंड द
magnetic field intensity, so we can use the एम्पियर सर्किट लॉ फॉर दैट। अब आप देखिए कैसे, ये मेरे पास एक सोलेनोइड, ठीक है बेटा, और इसका पॉइंट को इनसाइड हमने ले लिया। अब देखिए सोलेनोइड की खासियत यह है कि इसके इनसाइड में ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके बाहर यानी इधर या इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इनसाइड एंड दैट इज व्हाई वी आर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इनसाइड ओनली, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आपने करंट आई भेज दिया, यहाँ से करंट आई वापस आ गया। अब आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, n is number of turns per unit length, number of turns per unit length। बेटा इनफाइनाइट सोलेनोइड बेसिकली मतलब ये है कि सोलेनोइड की जो लेंथ है वो उसके रेडियस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा सोलेनोइड, एक ऐसा सिलेंड्रिकल सोलेनोइड बिहेव्स एज ए इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल सोलेनोइड। ऐसा सिलेंड्रिकल सोलेनोइड जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल सोलेनोइड बिहेव करता है जिसकी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाए उसके रेडियस के कंपैरिजन में। अब आप देखिए मैं इसी आर्टिकल को बिल्कुल इजी वे से एम्पियर सर्किट लॉ से आपको दिखाऊंगा निकाल के। यहाँ पे ये पॉइंट है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड है। अब देखिए इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाह रहा हूँ, तो उसको देखने के लिए मैं सबसे पहली जो रूल है, आई विल हैव टू ड्रा ए क्लोज्ड लूप, ठीक है बेटा। एम्पियर सर्किट लॉ की जो प्राइमरी कंडीशन है, वी हैव टू ड्रॉ ए लूप, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने इस लूप में एनक्लोज कर दिया बेटे। ये जो रेड से बना रहा हूं ये हमारा वो लूप हो गया जिसमें कि हमने इसको एनक्लोज कर दिया। सपोज कीजिए इस लूप का लेंथ है x, लेट अस से द लूप लेंथ इज x, ये जो लेंथ है x है, ये रेक्टेंगुलर लूप बनाया है मैंने और ये लेंथ y है, ठीक है। अब आप देखिए बेटा इस लूप में लेट्स सी द डिफरेंट पोर्शंस, देयर आर 4 पोर्शंस नाउ, दिस इज द फर्स्ट वन, this is second, this is third, and this is the fourth portion. So these are the 4 separate portions. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. ये 4 अलग अलग portions हमने बना दिए, ठीक है, जो कि इस लूप के हैं। अब आप देखिए इसमें, देखिए आपको पता है सर्कुलर लूप में या तो फील्ड ऑलवेज अलोंग एक्सिस होती है, या तो ऐसे होती है या ऐसे, क्योंकि अगर आप सर्कुलर लूप बनाते हैं और करंट ऐसे बह रहा है तो आप देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, आप अपने सज्जे हाथ की हथेली को जो है कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं इसको अगर कर्ल करूं तो ये देखिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, और क्लॉकवाइज कर दूं तो प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा है, यहाँ पे बेटा नॉर्थ पोल बन रहा है, ठीक है। और यही अगर मैं कॉइल ऐसे लेता और करंट ले लेता क्लॉकवाइज तो इसमें साउथ पोल बनता, दी करंट वुड हैव बीन क्लॉकवाइज और फेस पे साउथ पोल बन जाता। अब आप देखिए फील्ड इस तरह से ही होगी, या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी। अब इस केस में ये जो फर्स्ट पोर्शन है B डॉट DL क्या हो जाएगा, यहाँ पे B वेक्टर डॉट X वेक्टर, B और X वेक्टर कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो BX cos 0 हो जाएगा, तो B इंटू X, ये हो गया फर्स्ट पोर्शन में B डॉट DL। अगले वाले में देखिए तो B वेक्टर तो ऐसे है और dx वेक्टर ऐसे है, तो एंगल कितने का हो गया, 90 का। और आउटसाइड पॉइंट तीसरे वाला जो लूप का पोर्शन है वो आउटसाइड पॉइंट है, वो आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड क्या है, 0, तो अगेन B डॉट DL क्या हो जाएगा, 0। तो सेकंड के लिए भी B डॉट DL 0, अगले के लिए भी, थर्ड के लिए भी B डॉट DL 0, ये सेकंड का था ये थर्ड का था। और नेक्स्ट जो है दैट इज दिस लास्ट पोर्शन दैट इज फोर्थ, इसमें अगेन B वेक्टर और DL वेक्टर आपस में फिर दोबारा से 90 पर हो गए, ये B और ये DL,
ये आपस में फिर दोबारा इनके बीच में एंगल बन गया 90 का। तो इसका मतलब है नेट जो हम क्लोज लूप का इंटीग्रल करते हैं वो कितना आ रहा है b इंटू एक्स। सो प्लस अगेन 0 फॉर द फोर्थ पोर्शन, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दिस पर्टिकुलर पोर्शन। अब ये जो लूप है, जो रेक्टेंगुलर लूप हमने बनाया है, इसमें कितना करंट एनक्लोज्ड होगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। नाउ देखिए बेटा, करंट एनक्लोज्ड हम लोग निकाल सकते हैं बट इजीली वी कैन फाइंड आउट द करंट एनक्लोज्ड। हाउ यू कैन फाइंड आउट द करंट एनक्लोज्ड, उसको देखने के लिए ये बेटा म्यू नॉट टाइम्स, अब देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, सो n इंटू एक्स, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट हैव बीन इनक्लोज्ड। एक टर्न में करंट आई है तो इतने टर्न्स में जो करंट हो जाएगा वो जाएगा nx इंटू आई। तो अब आप देखिए b इंटू एक्स किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट nx इंटू आई, एक्स एक्स कैंसिल तो b कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू n इंटू आई। This is the magnetic field intensity at a, or due to an infinitely long solenoid at a point that is lying inside the solenoid, so that is mu naught into n into I। ठीक है बेटे, now ये हो गई magnetic field intensity इस particular situation में। अब देखिएगा बेटे, अब हम लोग ये सिलिंड्रिकल सॉलिड हमने डिस्कस किया। नाउ आई विल बी टेकिंग अप द टोराइड। ठीक है बेटा, अब टोराइड के बारे में बात करेंगे। सिलिंड्रिकल सॉलिड जो होता है वो स्ट्रेट होता है। अगर हम टोराइड बनाना है तो इसी सिलिंड्रिकल सॉलिड को ऐसे सर्कुलर के रूप में, सर्कल की तरह टर्न कर दीजिए। तो ये देखिए किस तरह से बेटा, ये दिस फॉर्म्स ए टोराइड, ये बन गया क्या, टोराइड। अब आप देखिए इसमें भी, अब हम एक बात जान लें कि इसमें भी जो सिलिंड्रिकल टर्न्स हैं उनके इनसाइड ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी एट दिस इनसाइड सर्कल ओनली। इसको मैं रेड कलर से डॉट मार्क कर देता हूँ। आप देखिए ये इसमें ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। आप यहाँ पर करंट देंगे और यहाँ से वापस करंट आ जाएगा। टोराइड को हम लोग बोलते हैं, टोराइड जो होता है इट इज ए नो पोल मैग्नेट। ये कैसा होता है, एंडलेस मैग्नेट या नो पोल मैग्नेट। सो टोराइड इज ए एंडलेस और ए नो पोल मैग्नेट। ठीक है बेटा, टोराइड इज ए एंडलेस और ए नो पोल मैग्नेट। ये एंडलेस या नो पोल मैग्नेट होता है। अब आप देखिए बेटा, इसके इनसाइड पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, तो मैंने एक सर्कुलर लूप बना दिया। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। आई विल बी यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर दिस। अब देखिए इनसाइड पॉइंट पे या तो फील्ड ऐसे होगी या ऐसे, यानी कि अगर मैं यहाँ पर डीएल पोर्शन काटूं, लेट अस से द रेडियस ऑफ दिस लूप इज आर, द रेडियस ऑफ दिस लूप इज आर। ठीक है, एंड number of turns per unit length of this toroid is n. n is what, number of turns per unit length। ठीक है बेटा, per unit length, ये हो गया क्या, number of turns per unit length, that is the for the toroid। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें b वेक्टर क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे dl पोर्शन मैंने काटा तो dl और b वेक्टर आपस में सेम डायरेक्शन में हुए, तो इसलिए इनका जो डॉट प्रोडक्ट, इनके बीच में जो एंगल होगा b और dl के बीच में वो जीरो का होगा। सो b dl cos जीरो हो गया। तो ये देखिए बेटा b इंटू dl इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है बेटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट, ठीक है, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे,
दैट विल बी n इंटू बोलो 2 पाई r, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न, क्योंकि n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इस लूप में कितने टर्न्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप, तो ये हो गया n इंटू 2 पाई r। अब आप देखिए इनटू क्या चीज, एक लूप में करंट आई है तो इतने लूप्स में करंट कितना हो गया, इतने टाइम्स हो गया। नाउ अब आप देखिए cos 0 1 होता है तो b बाहर आ गया, क्लोज पाथ इंटीग्रल ऑफ dl, dl कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई r, so that is equal to mu naught n into 2 पाई r into I, ये 2 पाई r कैंसिल, सो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई इनसाइड किसी पॉइंट पर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सो दिस इज सेम एज फॉर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल सॉलिनॉइड, और टोराइड के लिए भी ये सेम है। तो इनसाइड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ठीक है बेटा, सो ये हमारे पास टोराइड का केस हो गया जो हमने डिस्कशन की यूजिंग बायट-सैवर्ट्स लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ हमने डिराइव किया इस एक्सप्रेशन को। सिलिंड्रिकल सॉलिनॉइड के केस में मैंने आपको बायट-सैवर्ट लॉ एज वेल एज एम्पियर सर्किटल लॉ से भी सॉल्व करके दिखाया, और आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम्स इजी हैं सॉल्व करनी यूजिंग दी एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को इस्तेमाल करके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिंपलर वे में सॉल्व हो जाती हैं। सो अब मैं एक छोटा सा आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। नाउ प्रॉब्लम, वेरी सिंपल प्रॉब्लम ऑन दी बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन। तो देखिए फील्ड जो है वो आपको पता है अलोंग द एक्सिस होगी, या फील्ड विल ऑलवेज बी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कभी भी, एक टोराइड अगर आप ले रहे हैं, टोराइड है एंडलेस सॉलिनॉइड, तो उसके इन साइड नहीं होगी, उसके सिलेंड्रिकल टर्न्स के बीच में ही होगी और कहीं नहीं होगी। अब आप देखिए बेटा, अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम दी जाए फॉर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग solenoid, for infinitely long solenoid, ठीक है बेटा, for infinitely long solenoid carrying a current of 5 ampere, carrying a current of 5 ampere and having 100 turns per meter. Find the magnetic field intensity. Find the magnetic field intensity at an inside point, of the solenoid, ठीक है बेटा। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, आपको बहुत इजी है प्रॉब्लम, आपको ये पता है B इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट एन आई। सो B इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट एन इंटू आई। सो दैट इज इक्वल टू, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है बेटा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है 100 इंटू आई कितना है 5। सो ये हो जाएगा बेटे कितना, 20 पाई इंटू 10⁻⁻5 these many Tesla. This is the magnetic field intensity at a point P that is inside this long cylindrical solenoid. तो इसके inside में ये magnetic field intensity है। ठीक है बेटा, सो इसमें इस तरह की easier problems हम लोग expect करते हैं in the case of toroid or in the case of a cylindrical solenoid। तो आप इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखिए बेटा, अब हम लोगों ने डिस्कस किया एम्पियर सर्किटल लॉ इन डिटेल, और अभी हमने डिस्कशन की है बेस्ड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर्स, अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टर्स और सोलेनॉइड जिसमें हमने डिस्कस किया, और उसी के बीच में हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ भी डिस्कस किया। ठीक है बेटा, सो आप
जो है प्रॉब्लम्स की नेचर भी मैंने आपके सामने डिपिक्ट करने की कोशिश की है. सो फर्दर वी विल बी स्टडिंग द मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड्स. नेक्स्ट देखिए बेटा, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये हम डिस्कस करेंगे. मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड. देखिए बेटा, ऐसा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा हो, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा हो, तो उस पर क्या होता है, उस पर क्या असर होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. ठीक है बेटा, वी वांट टू डिस्कस कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसका मोशन किस तरह का हो जाता है और उस पर क्या होता है. वी वांट टू डिस्कस दैट. ठीक है बेटा, वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं. अब आप देखिए, जब एक चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से चल रहा है, जब एक चार्ज पार्टिकल Q, और ये चार्ज पार्टिकल है कैसा, पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. तो व्हाट हैपन्स, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ. अब ऐसा है कि आपने बायट-सैवर्ट्स लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उससे r दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर इसमें dl पोर्शन आ रहा हो, dl पोर्शन कट हो रहा हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये एंगल थीटा है, तो देन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होती है. अब आप, ऐसा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारे पास चल रहा हो तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होगी. और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, देखो बेटा, अगर मैं आई dl लिखूं, आई इंटू dl, आई क्या है, चार्ज पर टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर टाइम, और dl by dt क्या हो जाता है, वेलोसिटी. सो दिस इज समथिंग इक्विवेलेंट टू q into v. This is equivalent to q into v. So suppose if I am having a charge q and it is moving with a certain velocity v, then at a distance r from this charge particle at certain point p, ठीक है, I can find what the magnetic field intensity, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB हो जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. आइडियल साइन थीटा की जगह क्या आ गया, क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. सपोज अगर थीटा 90 डिग्री पर है, देन दिस साइन 90 विल बिकम 1, और ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू वी बाई आर स्क्वायर. उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो ये हो जाएगा. तो बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके अराउंड प्रेजेंट होती है. अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल फील्ड में चल रहा हो तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ड्यू टू द चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ, एक्सटर्नल फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, और उसी की वजह से जो है फोर्स जनरेट हो जाती है, उसी की वजह से फोर्स जनरेट हो जाती है. अब आप देखिए बेटा, कैसे मैं आपको समझा दूं. नाउ ये एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है. नाउ दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स. Magnetic Lorentz force. What is this magnetic Lorentz force? Fm, the magnetic force is equal to Q into V vector cross B vector. ठीक है बेटा,
ये b क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, v क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, q इंटू वी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। अब अगर मैं इसको लिखूं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इज बी क्यू वी साइन थीटा, बी क्यू वी साइन थीटा। Here theta is angle between velocity vector and the external field vector, जो external field आप लगा रहे हो और जो आपका velocity vector है उसके बीच में जो एंगल है that is called sin theta, उसको sin theta कहते हैं। अब आप देखिए बेटा Fm is equal to BQV sin theta, तो अब आप ये जो है this is called मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, इसको मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है दिस हैज बीन एक्सपेरिमेंटली टेकन आउट, नॉट इट हैज नेवर बीन डिराइव्ड, ये डिराइव्ड एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटेशन से जो एक्सप्रेशन है वो निकला है। तो अब मैं आपके सामने एक पाथ किस तरह का फॉलो होगा, वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस नाउ। अब ऐसा है बेटा, अगर हमारे पास, और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिया है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी ले सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये बात भी बताऊंगा। अब आप देखिए बेटा एफ एम इज बी क्यू वी साइन थीटा, सो ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब है, मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम if थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, और थीटा 90 होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है एफ एम इज इक्वल टू हाउ मच, बी क्यू वी इंटू साइन ऑफ 90, दैट इज इक्वल टू बी क्यू वी। So this is the maximum value of the magnetic Lorentz force, ये maximum value है magnetic Lorentz force की, that is equal to BQV। अच्छा बेटा अगर हम बात करें मिनिमम की, so magnetic force is minimum if theta is equal to 0 डिग्री। अगर थीटा 0 हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स लीस्ट हो जाएगी, और अगर मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम होगी तो वो कितनी हो जाएगी, बी क्यू वी साइन 0, तो मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स 0। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, इसको कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। और इसमें जो है फोर्स is equal to b q v sin theta, if theta is 90 then the magnetic force Lorentz force becomes maximum, और अगर थीटा 0 हो जाए तो magnetic Lorentz force becomes minimum, that means there will be no force on the particle। if the velocity of the particle and the magnetic field are in the same direction then there will be no force acting on the particle। now we will now discuss the path followed by the particle। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसा पाथ फॉलो करता है पार्टिकल जब उस पे मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लगती है। ठीक है, वी विल नाउ डिस्कस द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। सो पाथ फॉलोड बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल which moves perpendicular to the external magnetic field, अब देखिए बेटा किस तरह से, सपोज आपके पास फील्ड इस तरह है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इंडिकेट्स ए डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ये फील्ड है कैसी, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। तो ये देखिएगा बेटा ये किस तरह से है। नाउ ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और वो कैसा है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर आता है तो उसका मोशन किस तरह का हो जाता है।
वी वांट टू सी कि जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट अंडरगोज, किस तरह का इसका मोशन हो जाता है। देखिए बेटा ऐसा है कि एक्सटर्नल फील्ड जो है वो B है और जो चार्ज है वो Q है और चार्ज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है जी, जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि फील्ड में एंटर कर रहा है। अब आप देखिए अगर हमारे पास यही चार्ज Q कैसे एंटर कर जाए ऐसे, तो बेटा इसकी वेलोसिटी ऐसे डायरेक्टेड है सपोज, तो इसमें फोर्स कैसे लगेगी, द फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एंड देखिए इसके लिए वी यूज टू सी दी फोर्स वी अगेन यूज द राइट हैंड पाम रूल, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। हम जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण तो हमने उंगलियों को वहां किया था जहां फील्ड पता करनी है। अब हम उंगलियों को कर देंगे इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और अंगूठे को कर देंगे पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, और जो हथेली के परपेंडिकुलर आएगा दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दी चार्ज पार्टिकल। सो आप देखिए बेटा किस तरह से आप उंगलियों को कर दीजिए वहां जहां फील्ड पता करनी है। ये देखिए उंगलियां हो गई वहां जहां फील्ड पता करनी है और अंगूठा हो गया करंट की डायरेक्शन, अंगूठा हो गया एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में। तो ये देखिए क्यू चार्ज व्हील वेलोसिटी इसकी ऐसे है और ये तभी रूल लगा सकते हैं जब वेलोसिटी और एक्सटर्नल फील्ड कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। अब आप देखिए बेटा इसके कारण फोर्स कैसे लग गई ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स एक्सेलरेशन नहीं करवा रही, सिर्फ क्या करवा रही है, डायरेक्शन चेंज करवा रही है। मैग्नेटिक फोर्सेस on moving charge particles always change their direction, they never change they never bring about acceleration or they never change the velocity or speed of the charge particle। तो अब देखिए बेटा इस पर फोर्स ऐसे लग गई, अब ये जैसे ही एंटर किया है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने लग गया एंड इट विल टेक ए सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ ले लेगा, सर्कुलर पाथ ले लेगा। तो आपको कुछ मिनिमम थिकनेस चाहिए जिस रीजन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए सो दैट ये चार्ज पार्टिकल कैसा चल दे, सर्कुलर पाथ पे चल दे। अदरवाइज दिस चार्ज पार्टिकल विल नॉट मूव इन दी सर्कुलर पाथ, अदरवाइज ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में नहीं मूव कर सकता। ठीक है, अब देखिए अगर फील्ड सिर्फ इतने रीजन में होती, मान लीजिए यहाँ फील्ड ना होती तो क्या हो जाता, यही चार्ज पार्टिकल बाहर निकल आता फील्ड से, इट वुड नॉट हैव गॉन in a circular path. To maintain the circular path, I need at least this much thickness of the field, that is equal to diameter of the circular path that has been traveled. Now मेरी aim क्या है, to find the radius of the circular path when the charge particle is moving in this external magnetic field. So एक बात तो clear हो गई यहाँ से हमको, अगर एक चार्ज पार्टिकल फील्ड के एक्सटर्नल फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ ले लेता है, इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, तो वो सर्कुलर पाथ में चल पड़ता है। और हम लोग अब इस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना चाह रहे हैं। देखिए आपको ये बात पता है कि ऑलवेज ये दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, सो दिस इज ओ। ठीक है, हम इस सर्कल का रेडियस निकालना चाह रहे हैं। ये फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है, लॉरेंट्ज फोर्स है, दिस इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये क्या प्रोवाइड करेगी, दिस विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द चार्ज पार्टिकल टू कीप इटसेल्फ इन द सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में रखने के लिए ये क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है दैट इज mv²/r। ठीक है बेटा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है, दिस इज इक्वल टू द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, BQ into V। ठीक है, सो आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू mv/qb, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू mv/qb, mv/qb, सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज mv/qb। तो इस देखिए अब यहाँ पे आप जरा देखिए, अगर चार्ज पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो रेडियस भी ज्यादा होगा, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी उसका
रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी मोर। चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो रेडियस छोटा हो जाएगा, जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा दैट विल बी स्मॉल। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तब भी जो रेडियस है पाथ का वो क्या होगा, स्मॉल होगा। सो आप देख रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है Q और B के साथ और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है मास और वेलोसिटी के साथ। नाउ इसी एक्सप्रेशन को आई कैन मॉडिफाई इनटू ए नंबर ऑफ टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन माय रिक्वायरमेंट। अब आप देखिए मैं इसको कैसे करके दिखाता हूं। ये mv क्या है, लीनियर मोमेंटम है चार्ज पार्टिकल का। mv क्या है, लीनियर मोमेंटम है चार्ज पार्टिकल का। mv क्या है, लीनियर मोमेंटम है चार्ज पार्टिकल का। अब आप देखिए बेटा, इस काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम आपस में लिंक्ड होते हैं। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम आपस में लिंक्ड होते हैं। देयर इज एक्सप्रेशन रिलेटिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड द लीनियर मोमेंटम। द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय ट्वाइस मास। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय ट्वाइस मास, पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है बेटा, नाउ देखिए लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखिए जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय qb। Now the radius of the circular path is equal to square root of 2m into kinetic energy by q into b। ठीक है, ये है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो आप देखिए रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, और रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखिए बेटा, मैं आपके साथ एक और चीज डिस्कस करूंगा। ये हमने दो एक्सप्रेशंस देखे। नाउ अगर हम चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं तो वी आर डूइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, और वो वर्क हम क्या करते हैं कि वी अप्लाई ए हाई पोटेंशियल ऑन दी चार्ज पार्टिकल सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग। तो बेसिकली जो वर्क हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो पोटेंशियल की वजह से हुआ, जो पोटेंशियल आपने जनरेट किया है उसकी वजह से हुआ। नाउ अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी चार्ज पार्टिकल, जो काइनेटिक एनर्जी गेन करा है दैट इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय दी पोटेंशियल। क्योंकि उसने वेलोसिटी किसकी वजह से गेन की है, हाई पोटेंशियल की वजह से। मैं एक स्फीयर को बहुत हाईली चार्ज कर दूं और उसके सामने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रख दूं तो वो एक्सेलरेट कर जाएगा, बिकॉज द पोटेंशियल इज डूइंग वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो रिपल्शन हो रही है और उस वजह से इट हैज एक्सेलरेटेड। द मोर इज द पोटेंशियल द मोर इज द वेलोसिटी विद विच इट विल मूव। सो द काइनेटिक एनर्जी, the kinetic energy is equal to what, qv। kinetic energy is equal to qv, the work done, the kinetic energy gained is equal to the work done by the potential। work done by the potential कितना होता है, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। ठीक है, work done by the potential is चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, q into v। अब आप देखिए बेटा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2m q into पोटेंशियल बाई क्या चीज, qb। इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटे, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाय q, ये बेटा 1 बाय b बाहर आ जाएगा, और इनटू v इनटू पोटेंशियल। ठीक है बेटा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2m इनटू पोटेंशियल बाय q इनटू 1 बाय b इज व्हाट, द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। जो रेडियस होगा वो सर्कुलर पाथ का वो ये होगा। तो आपने अभी भी रेडियस के लिए तीन एक्सप्रेशंस देखे, वन वाज विद मोमेंटम mv और bq, दूसरा जो एक्सप्रेशन देखा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2mk बाय qb, और तीसरा जो आपने एक्सप्रेशन देखा दैट इज 1 बाय b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2mv बाय q। ठीक है बेटा, तो ये तीन एक्सप्रेशंस आर द एक्सप्रेशंस विच वी ऑफन यूज। ठीक है बेटा, अब इनसे रिलेटेड कुछ और एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ। नाउ देखिए नेक्स्ट इज वी विश टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा, हम लोग निकालना चाहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ दिस मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब हम टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं मूविंग चार्ज पार्टिकल का। देखिए द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ हैज बीन गिवन टू अस
ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ हैज बीन गिवन टू अस। द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग with a velocity v in the external field and it is moving in a circular path। अब आप देखिए टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इज बेसिकली द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, एक कंप्लीट सर्कुलर रेवोल्यूशन को कवर करने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πr, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड इज v, सो 2πr/v। अब देखिए r को हमने क्या लिखा था, अभी अभी r को लिखा था बेटे mv/qb, r इज mv और qb। तो r की जगह पे मैं ये सब्सटीट्यूशन कर दूंगा, दैट इज mv और qb। तो अब आप देखिए 2πm t इज इक्वल टू 2πm/qb, t इज इक्वल टू 2πm/qb। नाउ दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, ये क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल रेवोल्यूशन, दैट इज इक्वल टू 2πm/qb। ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड। नाउ अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। सो फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, 1 टाइम पीरियड। अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी f is equal to 1/t, so that is equal to what, qb upon 2πm। so frequency is equal to qb upon 2πm। ठीक है बेटा, ये है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग पर सेकेंड या हर्ट्स में नापते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू qb upon 2πm। नाउ ये जो फ्रीक्वेंसी है ये नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड है। वी कैन आल्सो कैलकुलेट दी, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। आगे हम जाके अभी पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस व्हाट इज ए साइक्लोट्रॉन, क्या करता है काम साइक्लोट्रॉन। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी, दिस इज फॉर ए साइक्लोट्रॉन, इसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, दिस इज वी कॉल एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अच्छा बेटा, अब एक होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट इज something we call as angular frequency। now what is angular frequency? Angular frequency is equal to what? now what is angular frequency? Angular frequency is omega। so omega is equal to 2 pi into frequency, omega is equal to 2 pi into frequency, 2 pi f, omega is 2 pi f। so this is equal to 2 pi into frequency, frequency कितनी होगी, qb by 2 pi m by 2 pi m, 2 pi से 2 pi कैंसल, सो ओमेगा हो गया qb by m, ओमेगा हो गया qb by m, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो ओमेगा इज qb by m। ठीक है बेटा, ये होगी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, और ये हमने उसके लिए एक्सप्रेशंस निकाले। अब देखिए इस पे इन्हीं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स पे किस तरह की प्रॉब्लम आती है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू नाउ। सो एक प्रॉब्लम लेंगे, आपने देख लिए सारे एक्सप्रेशंस, ओमेगा qb by m, f इज qb by 2 pi m। नाउ इस पे प्रॉब्लम कैसे आती है ये बताऊंगा मैं अब आपको। नाउ देखिए प्रॉब्लम, 3 चार्ज पार्टिकल्स, ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन and alpha particle enter in a external magnetic field, in external magnetic field of intensity b, of intensity b। now find the enter in an external magnetic field, enter perpendicular in a external magnetic field of intensity b, find the ratio of radius, time period
and frequency if first situation है all of them move enter the field, if all of them enter the field with same velocities. Second, all of them enter with same momentum. Third is all of them have same kinetic energy. All of them have same kinetic energies. All of them have same kinetic energies when they enter. तो ये तीन सिचुएशंस हो गई. हमारे पास तीन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. वन इज ए प्रोटॉन, अनदर इज ए ड्यूट्रॉन एंड अनदर इज ए अल्फा पार्टिकल. और तीनों के तीनों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में, जिसकी इंटेंसिटी बी है, उसमें एंटर कर रहे हैं और परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं. हमने रेशो किसकी निकालनी है? रेडियस की रेशो, टाइम पीरियड की रेशो और फ्रीक्वेंसीज की रेशो निकालनी है. कब? when all of them enter with the same velocity, जब सारे के सारे एक ही वेलोसिटी से एंटर करते हैं, या सारे के सारों के पास मोमेंटम सेम होता है, सेम मोमेंटम से एंटर करते हैं, या सेम काइनेटिक एनर्जीज से एंटर करते हैं. जब तो क्या होगा? ये इन तीन फैक्टर्स का रेशोज, दैट इज रेडियाई रेशो, टाइम पीरियड रेशो एंड द फ्रीक्वेंसी रेशोज. तो ये हमने निकालना है. अब देखिए बेटा, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक पार्ट से सॉल्व करके दिखाऊंगा. पहले सेम वेलोसिटीज के लिए, देन वी विल हैव फॉर सेम मोमेंटम एंड देन वी विल हैव फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी. अब आप देखिए बेटे, नाउ बेटा दिस इज ए प्रोटॉन. ये एक प्रोटॉन है. चार्ज भी 1 यूनिट है और मास भी 1 यूनिट है. चार्ज और मास दोनों ही सेम है और एक एक यूनिट है. और ये है ड्यूट्रॉन, इसका चार्ज 1 यूनिट है, मास 2 यूनिट्स है. नेक्स्ट इज अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल रिजेंबल्स ए हीलियम पार्टिकल. ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस को रिजेंबल करता है. तो आप देखिए हीलियम जो है उसका जो चार्ज है दैट इज 2 यूनिट्स एंड द मास इज 4 यूनिट्स. तो चार्ज जो है वो 2 यूनिट्स है और मास जो है वो 4 यूनिट्स है. तो ये तीनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं. तो रेडियाई की रेशो निकालनी है. सो मैं देखिए इसको पार्टिकल 1 बोल रहा हूँ, इसको पार्टिकल 2 बोल रहा हूँ, इसको पार्टिकल 3 बोल रहा हूँ. सो रेडियस ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज टू रेडियस ऑफ सेकेंड पार्टिकल इज टू रेडियस ऑफ थर्ड पार्टिकल. अब आप देखिए दिस विल बी, अब वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम है. आर का एक्सप्रेशन मन में लाइए, दैट इज mv ओवर qb, दैट इज mv ओवर qb, r इज इक्वल टू mv ओवर qb. अब आप देखिए इसमें वेलोसिटी और एक्सटर्नल फील्ड सेम है, सो इसका मतलब क्या हो गया? मास और चार्ज अलग अलग हैं. तो इसकी रेशोज आप देख सकते हैं. वो रेशोज क्या हो जाएंगी? मास पर नेट चार्ज, इसका मास 1 यूनिट, इसका चार्ज भी 1 यूनिट. 1:1, 1/1 is 2. बट बोलो बेटे, दैट इज 2/1 is 2, 4/2. तो ये कितना आ गया बेटे? 1:2 is to 2, 1:2 is to 2. ये आ गई रेडियाई की रेशो. दिस इज द रेशो ऑफ द रेडियाई. नाउ द टाइम पीरियड t is equal to 2πm/qb. t is equal to 2πm/qb. ठीक है. इस केस में देखिए बेटा टाइम पीरियड की रेशो भी सेम आ जाएंगी, क्योंकि अगेन
इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी अगेन प्रोपोर्शनैलिटी टाइम की होगी m by q के साथ। तो अगेन द टाइम पीरियड्स रेशियो विल आल्सो बी सेम, t1 is to t2 is to t3 is, बेटे क्या चीज, 1 is to 2 is to 2, 1 is to 2 is to 2। नाउ फ्रीक्वेंसीज की रेशियोज क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी रेसिप्रोकल। तो फ्रीक्वेंसीज या एंगुलर फ्रीक्वेंसीज की रेशियो सेम आएगी। सो फ्रीक्वेंसीज की रेशियो देखिए, f1 is to f2 is to f3 is, बेटा 1 upon 1 by 2 is to 1 by 2, that is 2 is to 1 is to 1, 2 is to 1 is to 1। सो ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की रेशियो। ये होगी फर्स्ट सिचुएशन जब हमने एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल फायर किया है और सेम वेलोसिटी से फायर किया है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रेशियोज आ गई रेडियाई की, ये आ गई टाइम पीरियड्स की रेशियो, ये आ गई फ्रीक्वेंसीज की रेशियो। नाउ नेक्स्ट इज, अगर सेम मोमेंटम था, सपोजिंग द मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स वाज सेम, अगर तो मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल वाज सेम, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो क्या होगा, रेडियाई का रेशियो। ठीक है बेटा, तो रेडियाई का रेशियो क्या होगा। अब आप देखिए, अगर मोमेंटम सेम था तो एम वी कांस्टेंट हो गया, तो रेडियस का इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आ गया चार्ज के साथ, then the radius has inverse proportionality with charge, so radius is inversely proportional to charge। अब इस केस में r1 is to r2 is to r3 is, ठीक है बेटा, 1 by 1 is to 1 by 1 is to 1 by 2, ठीक है बेटा। सो दिस विल बी 2 is to 2 is to 1, क्यों, क्योंकि इस समय रेडियस की इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है विद चार्ज, और इस पे चार्ज है 1 यूनिट, इस पे भी चार्ज है 1 यूनिट, और इस पे चार्ज है 2 यूनिट्स। तो अब देखिए हमारे पास, देखिए अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है बेटा। न्यूट्रॉन पे 1 यूनिट ही चार्ज होता है, लेकिन उसका मास 2 यूनिट्स होता है व्हेन कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास भी 1 यूनिट है और चार्ज भी 1 यूनिट है। अब आप देखिए, ये तो आ गई रेडियाई की रेशियो। अब बेटा अगर मैं आपसे कहूँ टू फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो टाइम पीरियड की रेशियो क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी, ये टाइम पीरियड है। तो अगेन m बाई क्यू की प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, तो टाइम पीरियड की रेशियो वही रहेगी जो लास्ट सिचुएशन में थी, t1 is to t2 is to t3 is what, m by q, that is 1 by 1 is to, बोलो बेटे, m by q 2 by 1 is to 4 by 2, that is 1 is to 2 is to 2। ये आ गई टाइम पीरियड्स की रेशियो। और फ्रीक्वेंसीज की रेशियो करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, और फ्रीक्वेंसी होते हैं 1 बाय टाइम पीरियड। अगेन अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 2 is to 1 is to 1 आ जाएगी फ्रीक्वेंसीज की रेशियो। तो ये हो गया कब, जब मोमेंटम सेम था, जब मोमेंटम सेम था। अब हमारे पास लास्ट सिचुएशन बची है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज बेटे, अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से तीनों एंटर कर रहे हैं तो उस केस में क्या रेशियोज आएंगी। अब आप देखिए बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम कर दी, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम कर दी, तो ये लीनियर मोमेंटम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई q इंटू बी। ठीक है बेटा, mv की जगह हमने क्या कर दिया, रूट ऑफ 2m k बाई क्यू बी। अब रेडियस जो है इसकी प्रोपोर्शनलिटी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ मास अपॉन चार्ज के, स्क्वायर रूट ऑफ मास अपॉन चार्ज के, तो स्क्वायर रूट ऑफ m बाई क्यू। अब देखिए बेटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेडियस की जो रेशियो लिखेंगे, r1 इज टू r2 इज टू r3 इज, ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ मास, मास कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ मास 1 बाई 1 is to square root of 2 by 1 is to square root of 4 by क्या चीज बेटे, 2। तो ये हो जाएगा 1 is to square root of 2 is to 1। ये आ गई रेडियाई की रेशियो, ये आ गई रेडियाई की रेशियो। अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर हो रहा है तो टाइम पीरियड की रेशियो पे अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू। तो टाइम पीरियड की जो रेशियो आ जाएगी, t1 is to t2 is to t3 is, अब देखिए m बाई क्यू कितना हो गया, 1 बाई 1 2 बाई 1, तो ये आ जाएगी 1 is to 2 is to 2, ये आ गई
टाइम पीरियड की रेशो। अगर आप फ्रीक्वेंसीज की रेशो देखोगे तो फ्रीक्वेंसीज की रेशो निकालने के लिए दैट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या करेंगे, तो फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी f1 is to f2 is to f3 is what 2 is to 1 is to 1। ठीक है बेटा, सो ये हमारा जो है वी हैव डिस्कस्ड दी 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है बेटा, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से ये सिचुएशंस आ सकती हैं और चार्ज और मास आपको दिया रहेगा। ठीक है बेटे।